ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना मेरे करीबी दोस्त डॉक्टर समीर सक्सेना के साथ घटी थी। एक ऐसे इंसान के साथ जिसने जिंदगी भर दूसरों की जिंदगियां बचाईं, पर खुद अपनी जिंदगी किसी और के लालच का शिकार बन गई। 6 सितंबर 2021 की रात नासिक से मुंबई जाते वक्त जो कुछ हुआ उसने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज को हिला दिया। डॉक्टर समीर उस रात अकेले सफर पर थे। आगे सड़क पर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। मरीज की हालत गंभीर बताई गई। डॉक्टर होने के नाते उन्होंने बिना सोचे मदद के लिए गाड़ी रोकी, पर उन्हें क्या पता था कि उसी एम्बुलेंस में बैठी मौत उनका इंतजार कर रही थी। अगले दिन सुबह न्यूज चैनलों की हेडलाइन थी, प्रसिद्ध हार्ट सर्जन रहस्यमय तरीके से लापता। और कुछ ही दिनों बाद एक अधजली लाश मिली। पुलिस ने पहचान की और देश भर में सनसनी मच गई। पर असली कातिल आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये आवाज अब भी गूंज रही है, मुझे इंसाफ चाहिए। आइए सुनते हैं मरहूम डॉक्टर समीर सक्सेना की रूह की जुबानी। मैं समीर, पूरा नाम डॉक्टर समीर सक्सेना, आज आपको एक कत्ल की कहानी सुना रहा हूं। जी हां, कहानी मेरे कत्ल की। आप सोच रहे होंगे कि एक जीवित व्यक्ति अपने कत्ल की बात कैसे कर सकता है। मैं बता दूं, आप सब गलत हैं, क्योंकि मैं एक रूह हूं, मरहूम डॉक्टर समीर सक्सेना की। ये घटना 6 सितंबर 2021 की रात की है। रात के 11:25 पर मैं पूरी तरह से होश हवास में अपनी होंडा सिटी से नासिक से मुंबई वापस लौट रहा था। मैंने ना तो दारू पी थी, न ही मुझे उसका कोई शौक था। आपको बता दूं, मैं एक हार्ट सर्जन था और मुंबई और नासिक में अपनी प्रैक्टिस करता था। आधे घंटे बाद रात के 12 बजे मेरे पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही थी, आईसीयू और वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस। मैंने उसे रास्ता दिया, सोचा कोई आपातकाल होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो एम्बुलेंस मुझे हाईवे के किनारे खड़ी हुई मिली। वार्ड बॉय, डॉक्टर और मरीज के घर वाले हाथ दिखाकर गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा था। क्योंकि मैं खुद डॉक्टर था, मैंने अपनी गाड़ी एम्बुलेंस के पीछे खड़ी कर दी और बाहर निकलकर उनसे पूछा कि क्या हुआ। वे बेताबी से बोले कि एक मरीज है अंदर, एम्बुलेंस खराब हो गई है, उसकी हालत बिगड़ रही है और हमें एक सीनियर डॉक्टर की मदद चाहिए। मैंने उन्हें अपनी पहचान बताई और मरीज को देखने के लिए एम्बुलेंस में चढ़ गया। जैसे ही मैं एम्बुलेंस के अंदर पहुंचा, उसका दरवाजा अचानक बंद हो गया और सायरन बजने लगा। मैं हैरान था, ये क्या हो रहा था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा अंदर से बंद था और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। क्या ये मुझे फंसा लिया गया था? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर अचानक मेरी नाक पर किसी ने रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन महाराष्ट्र के हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में सिर्फ एक ही खबर थी, प्रसिद्ध हार्ट सर्जन की लावारिस गाड़ी मिली। हर चैनल, हर अखबार में मेरा ही नाम था और पुलिस मुझे चारों तरफ खोज रही थी। उधर बेहोशी की हालत में मुझे एक अस्पताल ले जाया गया था। वहां मेरे कुछ आनन फानन में ब्लड टेस्ट किए गए और फिर बिना किसी अनुमति के मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऑपरेशन टेबल पर पड़े हुए मेरे शरीर से एक एक कर निकाले गए मेरे दोनों किडनी, मेरा लीवर, मेरा दिल और यहां तक कि मेरी आंखें भी। मेरे जीते जी मेरा सब कुछ छीन लिया गया और फिर मेरी लाश को एक सुनसान जगह पर ले जाकर जला दिया गया। लेकिन शायद मेरी किस्मत में अभी कुछ बाकी था। थोड़ी ही देर बाद तेज बारिश ने मेरी चिता बुझा दी। अगले दिन सुबह कुछ ग्रामीणों ने मेरी अधजली लाश देखकर पुलिस को खबर दी। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मेरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने देश में भूचाल ला दिया। हर न्यूज चैनल,
हर प्राइम टाइम शो में बस मेरा ही नाम था, डॉक्टर समीर सक्सेना मर्डर केस। मामला इतना बढ़ा कि केस सीबीआई को सौंप दिया गया। कई छोटे मोटे हॉस्पिटल जो अवैध धंधों में लिप्त थे, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। लेकिन असली कातिल अब भी आजाद थे, और वही लोग आज भी इस तरह के गुनाहों में लिप्त हैं। हर दिन किसी न किसी मासूम की जिंदगी चुरा रहे हैं। मेरी रूह चीख चीख कर कह रही है, मेरे साथ हुआ है धोखा। मैं मरहूम डॉक्टर समीर सक्सेना की रूह निराश थी। हालांकि मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका था, लेकिन मेरी असमय मृत्यु ने मुझे इस माया लोक यानी कि धरती को छोड़ने नहीं दिया। मैं बेहद बेचैन था, हर पल तड़प रहा था। आखिर एक दिन मैंने ईश्वर का ध्यान लगाया और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि जब तक मेरी असल उम्र पूरी नहीं होती, मैं इस धरती से मुक्त नहीं हो सकता। ये एक डरावनी सच्चाई थी, पर धीरे धीरे साधना और ध्यान से मुझे कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त होने लगीं। अब मैं अपने जैसी आत्माओं से संवाद कर सकता था और माया लोक में भौतिक वस्तुओं को छूकर इंसानों तक संदेश पहुंचा सकता था। हालांकि मैं अपने परिवार से बहुत दूर था, लेकिन उनका वियोग, उनकी यादें हर क्षण मुझे खींच लाती थीं, और तब मैंने ठान लिया कि मैं एक बार अपने घर जरूर लौटूंगा। कम से कम एक बार अपने प्रियजनों को देख लूंगा। अपनी मृत्यु के 1 महीने बाद मैं पहली बार अपने घर पहुंचा। मैंने जैसे ही घर को देखा, मेरा दिल कांप उठा। मेरे माता पिता अपनी उम्र से कहीं अधिक बूढ़े लग रहे थे, जैसे मेरे जाने ने उनकी सारी ऊर्जा और मुस्कान छीन ली हो। मेरी पत्नी, जो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है, उसने अब अपना क्लिनिक घर पर ही बना लिया था। उसके चेहरे पर अब थकान और दर्द साफ झलक रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसे देखकर लग रहा था कि वो मेरे बिना किसी तरह जीना सीखने की कोशिश कर रही है, पर अंदर से टूटी हुई है। मेरी बेटी अपने कमरे में थी। वो मेरी फोटो को टकटकी लगाकर देख रही थी, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो। और फिर शेरू, मेरा प्यारा डॉगी, आज तो जैसे पागल सा खुश हो गया था। पूरे घर में भौंक भौंक कर उसने हल्ला मचा दिया था। कहते हैं कुत्ते आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। शेरू भी मुझे महसूस कर रहा था। वो कभी पापा के पास, कभी माँ के पास, कभी मेरी पत्नी के पास जाकर उन्हें खींच रहा था, जैसे कह रहा हो, देखो वो यहीं है, समीर यहीं है। उसकी ये हालत देखकर मेरा दिल भर आया। मैं उसके पास गया और उसकी पीठ पर धीरे से हाथ फेरा। बस इतना करते ही वो मेरे कदमों में लौटने लगा। उसकी आंखों में जो चमक थी, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये देखकर मेरी पत्नी सन्न रह गई, क्योंकि शेरू इस तरह सिर्फ मेरे साथ ही खेलता था, और पिछले 1 महीने से तो वो बिल्कुल गुमसुम था। आज उसे ऐसे खुश देखकर मेरी पत्नी और माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। शेरू के शोर से मेरी बेटी भी कमरे से बाहर आई। वो सब कुछ देखकर हैरान थी। मैंने अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए लॉबी में लगी विंड चाइम को हल्के से छू दिया। वो बिना हवा के ही हिलने लगी। उसकी मधुर झनकार पूरे घर में गूंज उठी। वो वही विंड चाइम थी जिसे मैंने खुद वहां लगाया था। मैं जब भी घर आता जाता था, उसे छूकर उसकी संगीतमयी ध्वनि सुना करता था। आज उसे बिना हवा के बजता देखकर सबके दिल कांप उठे। घर में सन्नाटा छा गया। सब मेरी उपस्थिति को महसूस कर रहे थे, पर यह एहसास उनके लिए उतना ही दर्दनाक था जितना मेरे लिए। मेरी माँ और पत्नी फूट फूट कर रोने लगी, और मेरी बेटी तो चीख उठी। मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा यहीं हैं। पापा सामने आओ ना, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वी ऑल लव यू, प्लीज सामने आओ। आपका ऐसे जाना हमसे सहन नहीं हो रहा है पापा। मेरे पिता की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अगर ये तुम ही हो तो एक बार फिर अपने होने का एहसास करवा दो। उनकी आवाज सुनते ही मैं टूट गया। मैंने अपनी बेटी के सर पर धीरे से हाथ फेरा। वो एकदम सहर उठी, फिर आंसुओं से भीगी आवाज में बोली, पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा। ये पापा ही हैं। वो हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करते थे। आई लव यू पापा, आप हमारे पास लौट आओ ना प्लीज। उसकी हर बात मेरे सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। मेरा दिल चीत्कार कर उठा।
अपने परिवार को इस तरह बिलखते देखकर मुझसे अब एक पल के लिए भी वहां रुका नहीं गया। मैंने सबको भरी आंखों से आखिरी बार देखा और फिर खुले आसमान की ओर उड़ चला, एक ही संकल्प के साथ, मुझे इंसाफ चाहिए और इंसाफ मैं लेकर रहूंगा। डॉक्टर समीर की रूह तो अब आसमान की ओर उड़ चली थी, पर उनकी चीखें, उनका दर्द और उनका अधूरा इंसाफ अब भी इस धरती की हवा में गूंज रहा है। कहा जाता है कि जब भी कोई मासूम आत्मा न्याय से वंचित रह जाती है तो वो शांति नहीं पाती, बल्कि बार बार लौटती है, सिर्फ एक सवाल लेकर कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा। क्या डॉक्टर समीर की आत्मा अपने कातलों तक पहुंच पाएगी? क्या सीबीआई कभी उन नामों को उजागर कर पाएगी जो आज भी सफेद कोट में काले धंधे कर रहे हैं? अगर आप भी मानते हैं कि हर आत्मा को उसका इंसाफ मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी ऐसे की हो जिसे आप बहुत करीब से जानते हों।